साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। ये मेरा नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की सीरीज़ का चौथा और आखिरी वीडियो है। इसमें हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के शेष रह गए 2 राइनाइटिस के बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में आपने तरह तरह के वेरिएंट्स के बारे में, नॉन एलर्जिक के बारे में जाना, और ये जाना आप लोगों ने कि गस्टेटरी क्या होती है, एट्रोफिक राइनाइटिस क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। आज जो पहली चर्चा करूँगा वो है सेनाइल राइनाइटिस और दूसरी है वैसोमोटर राइनाइटिस। आइए चर्चा करते हैं सेनाइल राइनाइटिस की। सेनाइल राइनाइटिस को जीरियाट्रिक राइनाइटिस भी कहते हैं, और जैसा नाम से हम जान रहे हैं कि ये बुज़ुर्गों में होने वाली ख़ास राइनाइटिस है, और ये 3 वेरिएंट्स में देखी जाती है बुज़ुर्गों में। अर्थात इसके अंदर एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, अंदर एलर्जिक राइनाइटिस जैसे लक्षण मिल सकते हैं, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के जैसे लक्षण मिल सकते हैं, और एट्रोफिक राइनाइटिस के रूप में, जो कि वास्तव में तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का ही एक वेरिएंट है, लेकिन एक इतने अच्छे परसेंटेज में बुजुर्गों में एट्रोफिक राइनाइटिस दिखती है कि इसको हमने तीसरा वेरिएंट ही इस केस में मान लिया है। एट्रोफिक राइनाइटिस, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि इसमें नाक सूखी सूखी से रहती है, और इसलिए इसको ड्राई नोज सिंड्रोम भी कहते हैं। तो विभिन्न लक्षणों का एक कम्बिनेशन में डिस्कस कर देता हूँ, क्या रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन लक्षणों के आधार पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, और या एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकती है, और फिर उसके काजेज़ को ढूंढते हैं, फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसा आप पहले से ही जान चुके हैं। आमतौर पे मरीज, जो बुज़ुर्ग मरीज होता है, वो नाक बहने जैसे लक्षणों का लगातार एहसास करता रहता है, और गले में जैसे म्यूकस है, जिसको हम लोग पीएनडी के रूप में जान चुके हैं पहले से, उसका एहसास को बना रहता है, तो गला खराश मार मार के बार बार साफ करने की कोशिश करता रहता है। उसको बार बार छींकें आने लगती हैं, नाक को बंद बंद सी लगती है, नाक से पानी आने लगता है, और नाक में कहते हैं कि सूखापन कुछ केसेस में मिलता है, नाक में जकड़न मिलती है, पपड़ी पड़ने लगती है, और ख़ास करके ऐसे बुज़ुर्गों में नाक में पपड़ी पड़ने का केस ज़्यादा दिखा जाता है जिनको विभिन्न बीमारियों के चलते डायरेटिक्स ग्रुप की दवाइयाँ चल रही हों, और या कहते हैं कि ख़ास करके जाड़े के मौसम में उनको पपड़ी पड़ने की शिकायत रहती है। सर का भारी रहना, स्वाद या गंध में कमी, इत्यादि इत्यादि लक्षणों के समूह में से कुछ लक्षण ऐसे सेनाइल राइनाइटिस या जीरियाट्रिक राइनाइटिस में देखे जाते हैं, और उनकी इन्वेस्टिगेट करके किस ख़ास तरह की राइनाइटिस उसके अंदर डोमिनेट कर रही है, उसका स्थानीय या सिस्टमेटिक सिस्टम में से इलाज किया जाता है। साथियों, जो दूसरी मुख्य प्रकार की नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है, उसको हम लोग वैसोमोटर राइनाइटिस कहते हैं, VMR। इसके दूसरे नाम हैं इडियोपैथिक नॉन एलर्जिक राइनोपैथी या इरिटेंट राइनाइटिस। नाम से जाहिर है, वैसो माने खून की नलियाँ, वेसल्स। मोटर कहते हैं कि जो तंत्रिका सिस्टम है उसके अंदर 2 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स। और ये नर्व्स वो कहते हैं कि जो नाक की म्यूकोजा और टिश्यू होते हैं उनको जो सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं, उससे इनका संबंध है मोटर वर्ड से। और राइनाइटिस माने तो आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन या सोथ होना नाक के अंदर। तो जो कहते हैं कि ओल्ड एज में ग्रुप में होने वाली ये क्रॉनिक नॉन इन्फेक्टिव नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है। ये राइनाइटिस नॉन एलर्जिक टाइप की वैसोमोटर राइनाइटिस कंपैरेटिवली ओल्डर एज ग्रुप में मिलती है एलर्जिक राइनाइटिस के मुकाबले। ये बार बार अर्थात इंटरमिटेंट छींक और बार नाक से पानी आना व नाक में जकड़न के दौरे अर्थात एपिसोड्स के रूप में ये अपने को प्रेजेंट करती है। ये जो कहते हैं कि वैसोमोटर राइनाइटिस है या इरिटेंट राइनाइटिस है, सामान्य वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं या कारक हैं जो सामान्यतः किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते,
एलर्जी भी उनसे आमतौर पर नहीं देखी जाती है, उनके प्रति बढ़ी हुई प्रतिक्रिया की वजह से होने वाली राइनाइटिस है। मतलब हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस ड्यू टू इरिटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, और इसीलिए इसका नाम इरिटेंट राइनाइटिस भी रखा गया है। इसमें जो कारक या कहते हैं कि परिवर्तन आते हैं वो है ड्राई एटमॉस्फेयर अर्थात शुष्क वातावरण, मसालेदार भोजन, और कहते हैं कि शारीरिक या भावनात्मक उद्वेग, स्ट्रेस, कुछ खास तरह की दवाइयाँ, वायुमंडलीय दबाव या तापमान में अचानक परिवर्तन, वायु में मौजूद जो धूल के कण होते हैं, पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, सिगरेट का धुआं है, खास इत्र की गंध हो सकती है, और कहते हैं कि परागकण हो सकते हैं, फंगल स्पोर्स हो सकते हैं। इस तरह के कई कारक हो सकते हैं जो इरिटेशन पैदा करें नेज़ल म्यूकोसा में अपने खुद के होने की वजह से, और इस तरह के राइनाइटिस जैसे लक्षण दें, यद्यपि उनसे किसी में उनके प्रति एलर्जी का कोई हमको जांच में न मिल रहा हो कि उनके प्रति कोई एलर्जी है। जैसे परागकण हम लोगों ने जाना था कि एलर्जिक राइनाइटिस भी करते हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्तियों में उनके प्रति हम IgE रिस्पांस नहीं पा पाते हैं, बल्कि इरिटेशन की वजह से, उनके एक्सपोजर से, उनसे जो इरिटेशन है उसकी वजह से होने वाली राइनाइटिस है। तो इसमें भी हम जो कारक हैं उनको हटाने की बात करते हैं। ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, अर्थात हम जब मरीज की पूरी परीक्षण करते हैं, कारक को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जांच करा कर कंफर्म करते हैं ये किस तरह की राइनाइटिस हो सकती है, और ये डायग्नोस्टिक का जब कोई दूसरी तरह की राइनाइटिस पुष्ट नहीं होती है और इस तरह की राइनाइटिस पुष्ट होती है तो वैज़ोमोटर राइनाइटिस कहलाती है। और इसका मुख्य इलाज इरिटेंट से बचाव अर्थात उन कारकों से बचाव है जिसकी वजह से लक्षण होते हैं, अगर संभव है। जलनेति दूसरा बड़ा इलाज है, चाहे वो सेनाइल राइनाइटिस हो, चाहे ये वैज़ोमोटर राइनाइटिस हो। जलनेति सारी तरह के राइनाइटिस का एक मूलभूत इलाज है। जलनेति हर राइनाइटिस वाले पेशेंट को करना चाहिए। जलनेत का उपयोग हम लोगों ने कोरोना के दौरान भी सीखा था, उसका वीडियो मैंने एक एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट के दौरान क्लिप भी किया था, जो हमारे यहाँ के योगाचार्य डॉक्टर नंदलाल के द्वारा सिखाया गया रहा था। और लाक्षणिक उपचार में नेजल डिकंजेस्टेंट अर्थात नाक की जकड़न को कम करने वाली दवाइयाँ ज़रूरत पड़ने पर ही लेना है, क्योंकि इनको बार बार लेने से हमें राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो सकती है, ऐसा हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था। और कभी कभी इस तरह के मरीजों में भी इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्प्रे तक देने पड़ जाते हैं। तो जैसा भी मरीज होगा उस हिसाब से ENT के डॉक्टर अपने विवेकानुसार सही दवा का चयन करके मरीज को रिलीफ देंगे। तो अगर हम इन राइनाइटिस के टाइप्स को समझते हैं और कारकों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने डॉक्टर से चर्चा कर करके अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है और यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग हेमाप्टाइटिस अर्थात खांसी में खून क्यों आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि आप अपने विचार अपने कमेंट के रूप में हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ज़रूर, हमको प्रोत्साहित करें और हमें राय दें कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए जानकारी हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।